यहाँ मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जो कई बरसों तक कलम के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। ये कलम नहीं है, ये एक पर है। ये एक खारपुश्त का पर है। दरहकीकत ये एक बहुत ही खास खारपुश्त का पर है। ये अफ्रीकी क्रस्टेड खारपुश्त का पर है जो कि बहुत खतरनाक है। ये वाकई खतरनाक है। लेकिन मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं मिस्टर डैन ब्रीडिंग, जो हैं तख्लीक के मखलूक़ात से। और डैन, मैं आज से पहले कभी किसी खारपुश्त के इतना करीब नहीं आया। हम क्या करने वाले हैं आज, बताइए जरा सबको। जी, मुझे उम्मीद है कि आप कभी किसी जंगली खारपुश्त के करीब नहीं जाएंगे। ये एक कैद में पाली हुई खारपुश्त है। मैंने इसकी परवरिश करना उस वक्त शुरू की जब ये 2 हफ्ते की थी। ये मेरे हाथ की साइज की होगी तकरीबन। वाह। अब तक मैंने जितने देखे हैं सबसे तेज बढ़ने वाले जानवरों में से है, और इसकी इस काबिलियत की वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा हैरत अंगेज भी लगता है। और ये दुनिया में सबसे बड़ी किस्म का खारपुश्त है, और इसका ये नाम इसके बड़े क्रस्ट की वजह से पड़ा है। और जब इसे उड़ाते हैं तो आप देखें ये मोहॉक की तरह लगते हैं, और ये इसे सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करती है। और ये बहुत खतरनाक जानवर है, और वो इस लिहाज से कि इसके पास बहुत सा असलहा है। आप इसके पर देखिए, खुदा ने इस मखलूक को बहुत खामोश रहने के लिए डिजाइन किया है। ये बदमाश नहीं है, अगरचे इसके पास बदमाश बनने के औजार हैं। ये ऐसा जानवर है जो बहुत सी वार्निंग्स देता है, और पहली वार्निंग जो ये देगी अपने मोहॉक को खड़ा कर लेगी और अपने क्रस्ट को आगे पीछे लहराना शुरू करेगी। और ये एक बड़े नियॉन निशान की तरह होता है, जिसका मतलब है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर भी ये एक और वार्निंग देगी अगर आप इसकी तरफ आते रहे तो। और इस वार्निंग को कहते हैं स्टॉम्प। बस एक स्टॉम्प। अच्छा। और वो ये बार बार करेगी, और फिर भी अगर आप इसकी वार्निंग नहीं मानते तो ये मजीद आगे बढ़ेगी, और ये करेगी एक क्विल फ्लिप, जहां अपने ये नुकीले पर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएगी। इस तरह ये बहुत शोर मचाती है। अब इसकी आखिरी वार्निंग जो सबसे ज्यादा मुतासिर कुन है, वो इस तरह खड़कना है। सुना आपने? ये काफी खड़खड़ाते हैं। जी, ये एक झुंझुलाहट है। यहाँ दुम में 12 या 15 खड़खड़ाते पर देखे जा सकते हैं। इन्हें देखना थोड़ा मुश्किल है, शायद आप इन्हें घर पर देख सके। ये एक तिनके की तरह है। आपको ये छोटे छोटे तिनके नजर आते हैं? ये 2 इंच के तिनके की तरह है। डॉक्टर मार्टिन, ये देखें ये खोखले हैं बिल्कुल एक तिनके की तरह, और ये एक छोटी सी पतली से क्विल के साथ लंगर अंदाज है। और होता ऐसे है कि जब ये वाकई गुस्सा या परेशान होती है और जानती है कि इसे हमला करना पड़ेगा, जो कुछ भी इसे डरा रहा है, तो ये अपनी दुम को इस तरह बहुत तेजी से हिलाएगी, और इसकी आवाज होगी एक रैटल स्नेक की तरह। वाह। तो ये अपने शिकार कुनंदगान को डरा सकती है इससे पहले कि वो इसके करीब पहुंचे। एक खारपुश्त को अपनी हिफाजत के लिए ये नुकीले परों और कांटों की जरूरत क्यों होती है, जो कि अक्सर जानवरों के पास नहीं होते। खैर, ये दूसरा सबसे बड़ा कुतरने वाला जानवर है, तो जो कि अक्सर कुतरने वाले जानवर छोटे होते हैं, और अक्सर तो बहुत ही छोटे होते हैं, और वो सब बहुत तेज होते हैं। उनमें से अक्सरियत बहुत तेज होते हैं। वो या तो भाग खड़े होते हैं, या फिर जमीन में एक गड्ढा खोद लेते हैं, या फिर उछलकर उस जगह से कहीं दूर भाग जाते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कुतरने वाला जानवर शायद जनूबी अमेरिका का कापाबेरा है। कापाबेरा एक दोस्ताना मखलूक है, और इसे पानी में जाना पसंद है, और ये कुतरने वाले जानवरों की तरह काफी बड़ा हो सकता है। बदकिस्मती से कुछ लोगों को कापाबेरा खाना पसंद है, लेकिन ये अच्छे घरेलू पालतू जानवर भी होते हैं। डैन, यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ अक़साम के क्विल्स मौजूद हैं इसके। क्या आप हमें खारपुश्त के क्विल्स के बारे में बताएंगे? ये क्विल्स हैरत अंगेज हैं और बहुत ही मुख्तलिफ हैं। आप जानते हैं, इसे यहाँ मोहॉक या क्रिस्टिया मेन मिल गया है, और ये एक किस्म की क्विल है। अगरचे ये नोकीले नहीं है, ये दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये गैर जुबानी बातचीत के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इससे ये वार्निंग देते हैं उस चीज को जिससे इनको खौफ आता है। ये साइड क्विल ज्यादा ब्रिस्टल या गार्ड बाल की तरह हैं। ये वाकई नोकीले नहीं हैं। देखें, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इन्हें छू सकता हूँ, और ये यहाँ इसके पेट के नीचे खारपुश्त के बदन का अहम हिस्सा है। हाँ जी हाँ, वाकई अहम। ये वाकई नर्म है, और ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर हाइना और चीता हमला करने का सोचते हैं। वो जानते हैं हमला कहाँ करना है। हाँ, क्या ये हैरत अंगेज नहीं? जी हाँ, जी वो हाँ। इन्हें यहाँ से इनके पेट के नीचे से पकड़ेंगे, और इस तरह ही पकड़े जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये मखलूक इतनी अच्छी तरह से लैस है कि ये 10 में से 9 लड़ाइयाँ जीत जाती है। ये कांटे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, यानी कुछ दिनों में ही, जिसका तस्वुर करना भी बहुत मुश्किल है। वो भी इस तरह के बड़े लंबे क्विल का तस्वुर करना, और ये सिर्फ इस तरह से यहाँ बढ़ते जाते हैं। जो एक और अहम चीज है, जल्द ये कैसे करती है, मतलब है, और जल्द में इतनी कम मिकदार है। किस किस्म का फॉलिकल या जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, ये थोड़े अरसे में क्विल पैदा कर सकता है।
सिर्फ खुदा ही इसकी वजाहत है, हम जैसे लोग बिल्कुल नहीं। अब इसने कामयाबी के लिए जो तरीका तरतीब दिया है, इनमें से एक ये है कि आप शेरों के झुंड के बारे में सोचें। शेरों का झुंड वो इज्तमाही तौर पर शिकार करते हैं और वो इस जानवर का शिकार नहीं करेंगे जब तक कि खुश्क साली ना हो। अगर शेर इनका शिकार खा जाए तो ये हिजरत कर जाते हैं। लिहाजा इसके पास हिंद वाले शिकारियों हाइना शेर के लिए एक इंडिकेटर क्विल है। वो आते हैं और इसे घेर लेते हैं और फिर उनमें से हर एक इसे झिंझोड़ कर इसकी तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा, जबकि और फिर दो साइड से जाकर इसको पकड़ लेंगे। गौर कीजिए, इनके ऊपर देखिए पॉइंट्स हैं ही नहीं। इन्हें कहा जाता है, ये देखें इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है, ये देखें ये इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है, क्योंकि ये इशारा करने वाले लिहाफ की तरह है जो दूसरे जानवरों के आने के लिए इसे इशारा देती है। तो इसके पास ये रद्द-ए-अमल है, ये अपने लिहाफ को भड़काएगी। जब वो इसे पकड़ेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा ये करने की आदी है। लगता है आप मेरी बात समझ गए। क्या आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये खुद ब खुद इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करती है और इसकी कमर में मौजूद खास पट्टे जो इसे उनको बड़े पैमाने पर भड़कने देते हैं। और अब आप गौर करेंगे, आपके पास कई मुख्तलिफ किस्म के लिहाफ हैं। ये एक बहुत बड़ा क्विल है। ये उन क्विल्स में से एक है जो यहाँ नीचे पाए जाते हैं। मुझे देखने दें कि क्या मैं इसे यहाँ भड़का सकता हूँ। ये वो जगह है जहाँ ये बड़े क्विल्स होते हैं। क्या आपको ये बड़े क्विल्स नजर आ रहे हैं? मैं इसे कैमरे की तरफ मोड़ता हूँ। जी, तो ये देखें, यहाँ ये बहुत बड़े लिहाफ हैं और आपको ये यहाँ तेल वाला मादा नजर आएगा। अब ये इसके कुदरती तेल या इसके कुदरती रतूबत से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जहर या इस जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ इसका कुदरती रतूबत है। ये जहरीला नहीं है, ये इसके पसीने का सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्विल हैं और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस हद तक जगह लेने के लिए मौजूद हैं जहाँ तक कि ये जानवर के लिए थोड़ा सा मजीद खला ना छोड़ें। मेरे पास एक सवाल है। जरूर। मादा खारपुश्त के बच्चे भी तो होते होंगे, तो क्या ये उनको पालती है? वो अपने छोटे बच्चे को पालती है। और डॉक्टर मार्टिन, दिलचस्प बात यह है कि ये पैदा भी क्विल के साथ होते हैं। तो क्या क्विल्स शुरू से ही सख्त होते हैं? नहीं, वो 2 घंटे तक सख्त नहीं होते हैं। ये क्विल्स डैन, ये तो बहुत ज्यादा तेज हैं, यूं कह ले सुइयों की तरह तेज। जी, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खारपुश्त अपने लिहाफ को हिलाते हैं। ये अपने लिहाफ से नहीं मारते, ये दरअसल इन्हें भड़काते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और ये सीधी छलांग लगाएंगे अपने शिकारी के मुंह पर या फिर उसके सीने में। और चूंकि जानवर बहुत हैरत अंगेज है अपने बड़े साइज की वजह से, ये अपने क्विल गोश्त के अंदर तक धकेल देते हैं और फिर क्या होता है, गोश्त क्विल के गिर्द सिकुड़ जाता है और फिर खारपुश्त दूसरे तरीके से चलती है। हाँ। ये कहीं और भाग जाएगी और फिर लड़ाई करने के लिए वापस आ जाएगी। ये ऐसा ही करती है हमेशा। एक बहुत प्यारी, डरपोक और छोटी सी मखलूक है और ये दोस्ताना भी बहुत है। ये डैन के बाजू के नीचे अपना सर छुपा लेती है जैसे कि डैन उसकी कोई माँ वगैरह हो। और जी, मैं इस खारपुश्त के इर्द गिर्द थोड़ा सा डर महसूस कर रहा था। जब ये दूर जाती थी तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस करता था। जब ये मुकम्मल दिफाई अंदाज में होती है तो कैसी नजर आती है। जी, इसकी पीठ में इन खास पट्टों के साथ वो इन्हें बहुत भड़काती है, यानी बहुत बड़े अंदाज में। जी, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन दरअसल ये तरबियत याफ्ता सलूक है जो मैंने सिर्फ इसी वजह से किया है ताकि जाहिर हो ये कैसे करती है। अगर आप वहां से चंद कदम पीछे हट जाएं, जी मुझे खुशी होगी। और इस तरह ये क्या करेगी कि ये वो धमकियों की एक सीरीज से गुजरेगी जो मोहॉक्स को चमकाती है, पैरों को थपथपाती है, लिहाफ को साथ साथ हिलाती है ये। और फिर इस सब के बाद ये अपने आप को इस तरह तैयार कर लेती है, अपने लिहाफ निकालती है और पीछे की तरफ भागती है और ये और अपने शिकारी के मुंह पर टक्कर मारती है। वाह, जरा ये तो देखिए। और यही मसला शेर, हाइना और चीते के साथ है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि टूथपिक खाने के बाद आती है। तो ये खारपुश्त क्या खाते हैं और ये कितने बड़े हो सकते हैं? अब ये इसका मुकम्मल साइज है डॉक्टर मार्टिन। ये तकरीबन 2 साल की है। ये सिर्फ मादा को जन्म देती है और ये पिकल्स मादा है। ये तकरीबन 50 से 55 पाउंड की होती है और नर का वजन 60 पाउंड से भी ज्यादा होता है। वाह। ये जंगल में 17 से 20 साल तक आसानी से रह सकते हैं, लेकिन कैद में ये 30 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं।
अब जहां तक इसकी खुराक की बात है, जो ये खाती है तो ये सब कुछ खाती है। ये फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खाती हैं और इन्हें दरख्त भी काफी पसंद होते हैं और इसकी परवरिश के लिए अच्छा नुक्ता है। ये दरख्तों को चबाती है जैसा कि एक बीवर करता है अपना घर बनाने के लिए। अगरचे ये जंगल में तैराकी करते हैं, ये दरहकीकत दरख्त और नट्स चबाते हैं और हड्डियां, ताकि अपने दांत नीचे कर सके। ऐसे जानवरों के दांत सारी जिंदगी बढ़ते हैं, लिहाजा अगर ये अपने दांतों को कम करने के लिए ऐसी चीजें नहीं चबाती है तो इसके दांत बिल्कुल खराब हो जाएंगे और मुंह में इन्फेक्शन का बायस बनेंगे और बिलाखिर ये इससे मर जाएगी। अब ये एक और वजह से भी हड्डियों को चबाती है। ये दरअसल गूदे तक पहुंचने के लिए हड्डी को चबाती है, क्योंकि गूदे में वो कैल्शियम भरपूर मादा में होता है जो इनके दांतों को नशोनुमा के लिए जरूरी है। खुराक के लिए विटामिन एक ग़िज़ाई सप्लीमेंट का काम करता है, क्योंकि दांत हड्डियां हैं। ये लकड़ियां खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से ये बहुत से बागों और बहुत से लोगों में मकबूल होते हैं जिनके सहन या बागीचे में आराइशी दरख्त होते हैं। इन्हें नमक भी बहुत पसंद होता है। तो ये हैरतअंगेज बात नहीं है जब लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, जब वो रात के वक्त कैनोइंग करते हैं तो वो देखते हैं कि ये खारपुश्त आकर उनके चप्पू चबा रहे होते हैं। ठीक है, चप्पू में क्या होता है? चप्पू लोगों के पसीने से सैर होते हैं जो मुमकिन तौर पर महीनों या सालों तक नमक से भरपूर होते हैं। अगर इर्तिका दुरुस्त है और इसका कोई दिफाई तरीक़ेकार नहीं जब तक इसमें लिहाफ ना हो, और इसका आगाज कुतरने वाले जानवर का जिसमें लिहाफ नहीं, तो इसका ये इर्तिका क्यों कर हो सका? इसका ये दिफाई निज़ाम और ये ना होता तो शेर इसे खा जाते, बाकी जानवर इसे खा जाते। ये वापस नहीं आ सकती ये कहने के लिए कि उन्होंने मुझे खा लिया, मुझे कांटे और लिहाफ चाहिए। लिहाजा इर्तिका के मुताबिक खारपुश्त का कोई सहारा नहीं है, लेकिन ये गैर खारपुश्त इजदाद से इर्तिका हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि क्विल कहाँ से आए हैं? क्या लाखों साल के अरसे के दौरान लिहाफ आहिस्ता आहिस्ता और बातदरीज जाहिर हुए हैं? हमें किसी ऐसी चीज के फॉसिल तलाश करने के काबिल होना चाहिए जो खारपुश्त बनने के रास्ते पर है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तख्लीक का मॉडल बरकरार रखेगा कि खारपुश्त को खारपुश्तों के तौर पर तख्लीक किया गया है, बिल्कुल वही जो हम तलाश करते हैं। डॉक्टर मार्टिन, खुदा ने इस जानवर को इंतहाई पुरस्कून होने के लिए डिजाइन किया है। इसके पास बदमाश बनने के लिए तमाम आलात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और खुदा हमसे भी यही उम्मीद करता है कि हम भी पुरसकून ही रहें, तलखी और नफी का मुकाबला खामोशी से करें। यह मुझे रूह के फल की याद दिलाती है। जी बिल्कुल। किताब मुकद्दस क्या फरमाती है? ये फरमाती है कि हमें मोहब्बत और खुशी और अमन और मेहरबानी और नरमी और शाइस्तगी और रहम दिली पैदा करनी है और खुद पर काबू और इख्तियार भी हासिल करना है। तो हम इस किस्म की खुसूसियात को इस खारपुश्त जैसे जानवर में भी देख सकते हैं। यहाँ किसी जंग के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इसका मिजाज सिर्फ एक पुरसकून और नर्म रूह का है, जो कि हम मसीहियों की तरह ही है, जैसे होनी चाहिए। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। वाह, ये तमाम मुख्तलिफ ख्यालात जो इस तख्लीक के अंदर गुंधे हुए हैं, ये वाकई बहुत हैरत अंगेज हैं। ये डैन, जब हम जानवरों की दुनिया में तनव्वु को देखते हैं तो ये सब कुछ कैसे पैदा हो सकता है एक बैक्टीरिया से? मैं नहीं जानता कि कैसे। और फिर भी हमारे पास एक खालिक है, हमारा खुदा जो कहता है कि मैंने हर चीज को तख्लीक किया, उसे अपने नौयत के मुताबिक बनाया। अगर हम हकीकी साइंस का मुतालिया करते हैं तो इस दायरे में जो हम तजुर्बा गाह में साबित कर सकते हैं, जो हम हकीकत में यहाँ तख्लीक में देख सकते हैं, तो हमें मुसद्दका सबूत और इशारे मिलते हैं कि इस तरह के डिजाइन के लिए किसी खालिक का होना बहुत जरूरी है। करीब जाएंगे तो आपको लगता है कि आप एक ड्रैगन को देख रहे हैं जिसके सर से जंगली सींग निकल रहे हैं। इसकी पीठ और दुम से शैतानी स्पाइक्स निकल रहे हैं। पीछे हटें तो आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि सींग वाली छिपकली सिर्फ 5 से 6 इंच लंबी होती है। यहाँ तक कि इस साइज में भी ये कीड़ा अब भी कदरे खौफनाक नजर आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्से के लिए ये उस वक्त तक बेजर रहते हैं जब तक कि आप कोई ऐसा कीड़ा ना हो जो सहरा के फर्श के साथ रेंगता हो या शिकारी छिपकली को खाने का ख्वाहा हो। यकीनन सींग वाली छिपकली कीड़े खाती है। आइए इस अनोखी छिपकली और हमारी अगली नुमाया मखलूक सींगों वाली टाट छिपकली सहरा के कांटेदार रेंगने वाले जानवरों के बारे में जानें।
यहाँ टेक्सास में हमारे पास छोटे रेंगने वाले जानवर मौजूद हैं जिन्हें सींग वाले टॉड्स कहा जाता है, या कुछ लोग इन्हें सींग वाले टॉड या हॉर्न टॉड छिपकली या सींग वाली छिपकली कहते हैं। ये दरअसल सींग वाले मेंढक या टॉड्स नहीं, पर इन्हें इनकी शक्ल की वजह से टोड या मेंढक कहते हैं। जब आप एक सींग वाली छिपकली को देखते हैं किसी सहरा में या इस तरह के खुश्क हालात में, तो ये तकरीबन होती हैं फ्लैट चपटी नाक वाली छोटी सी मखलूक कि ये वाकई एक टॉड की तरह या मेंढक की तरह लगती है। अब इसके ये स्पाइक्स निकल रहे हैं जो कि इसके सर पर सींग की तरह लगते हैं, जो कि इसके दिफा के लिए है। इन सींग वाली छिपकलियों के बारे में एक दिलचस्प खुसूसियत ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी की अक़साम है और ये दुम से नीचे की तरफ पूरी तरह दौड़ती हैं। ये अतराफ से नीचे आ रही हैं और ये काफ़ी मजबूत नजर आ सकती हैं, जैसे कि इनको देखना वाकई खतरनाक लगता है, लेकिन ये दरअसल एक बहुत ही दोस्ताना और छोटी मखलूक है। जहाँ तक ये सवाल है कि हॉर्न टॉड्स के बच्चे किस तरह दुनिया में आते हैं, तो ये हॉर्न टॉड्स हैं रेंगने वाले जानवर। ये छिपकलियाँ हैं जो अंडे देती हैं और वो अंडे सेंचे जाते हैं और फिर ये बच्चा बाहर आ जाता है। ये हॉर्न टॉड जो बहुत बड़ा नहीं होता, लंबाई में 1 इंच से भी कम होता है और आमतौर पर ये छोटे सींग वाले टॉड्स नर और मादा, इन्हें ये नहीं बताया जाता कि क्या करना है और किस तरफ जाना है, ये इन्हें खुद ही पता होता है। जो पहला काम ये करते हैं कि रेत में नीचे खोद कर छुप जाते हैं और फिर ये बाहर निकलते हैं खुराक के लिए। तो ये बाहर निकलकर चींटियों को पकड़ते हैं, इन्हें पता है कि वो कहाँ होंगी, ये सब जानते हैं। तो इनको खुदा ने इसी तरह बनाया। वो जो खाते हैं उसमें से 90% फसल काटने वाली चूंटियां हैं। अगर वो चूंटियां ना ढूंढ सके, और उनमें से अक्सर चूंटियों को खाना पसंद करते हैं, तो चूंटियों में ज्यादा ग़िज़ाइयत नहीं होती, लेकिन उनमें ये शेल होता है, उनके अंदर ये काइट्स होती है, तो उनका मैदा बहुत बड़ा होना चाहिए कि ज्यादा चूंटियां खा सकें। जब वो खुराक खाते हैं जो कि सुबह सवेरे होता है या फिर शाम के वक्त, तो उन्हें चूंटियों से पेट भरना होता है ताकि तवा नहीं मिले। इनमें एलीक्रैक्टस और टिड्डियां और मकड़ियां और दीगर किस्म के कीड़े भी होते हैं, लेकिन मुशाहिदे से साबित हुआ है कि ज्यादातर चूंटियां खाना ही पसंद करते हैं। तो ज्यादातर सींग वाले टॉड्स खुश्क और गर्म जगह पर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि फसल वाली चूंटियां जो कि अच्छी कुदरती सिलेक्शन भी उनके लिए। तो ज्यादातर ये खुश्क और गर्म जगह पर रहते हैं, लेकिन ये घूमते फिरते रहते हैं, जैसे कि जनूबी कनाडा से ग्वाटेमाला तक पूरे रास्ते में ये नजर आते हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन ज्यादातर रेंज खुश्क बंजर किस्म के इलाकों में मुश्तमिल है। ये हॉर्न टॉड्स 3 से 8 साल तक की उम्र तक जीते हैं, जिनकी औसत बनती है तकरीबन 5 साल तक। तो ये ज्यादा देर तक नहीं जीते, पर एक छोटी मखलूक के लिए सहरा में दुश्मनों से भरी जगह पर गालबन ये काफी लंबी उम्र है। सींग वाले टॉड के दुश्मन होते हैं। सहरा में इनके सबसे ज्यादा आम दुश्मन सांप होते हैं। सांप इन्हें खाना पसंद करते हैं, गालिबन इसके पीछे वजह शायद जहर हो। कुछ खास किस्म के परिंदे भी हैं, कुछ उल्लू, वो रोड रनर हैं, उन्हें दौड़ना और पकड़ना पसंद है। फिर आपके पास भेड़िए और लोमड़ियां और कुत्ते भी हैं जो कि आपके दुश्मन हैं। घरेलू कुत्ते इन्हें पकड़कर मार डालते हैं और अक्सर खा भी जाते हैं। फिर आ जाते हैं कायोटीज, तो इनके पास दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त है। और फिर भी ये हॉर्न टॉड्स अब भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे खालिक की हिकमत के नतीजे में, और कुछ भी नहीं। दिफाई निज़ाम की पहली चीज़ ये है कि ये जम जाते हैं, साकिन हो जाते हैं और रंग की वजह से माहौल में घुल मिल जाते हैं। फिर अगला कदम, अगर दुश्मन आगे बढ़ता जाता है, ये भाग पड़ती है। ये भागेगी कुछ फीट तक और फिर रुकेगी और दुश्मन फिर चला जाता है। ये शायद बच जाए इस तरह, पर ये इससे नहीं बचती। दुश्मन आगे बढ़ता जाता है और ये अपने जिस्म को अचानक से जमीन के अंदर दफन कर लेती है, और जो कि ये बहुत जल्दी करती है। तो अब उस जानवर को छिपकली के साथ थोड़ी सी मट्टी भी खाना पड़ेगी, जो कि वो पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करे तो ये अपने आप को फुला लेती है और अपने असल साइज से तकरीबन 2 गुना हो जाती है, और इसके जो नुकीले सींग हैं वो और भी शार्प हो जाते हैं। ये बहुत भद्दी लगती है, और मेरे ख्याल में ये सींग इतने तेज हैं कि किसी की जिल्द को फाड़ दें। और अगर फिर भी काम ना बने और इसे लगे कि वो फिर भी खाई जाएगी, तो वो अपनी आंखों से खून उगलती है। ये उस खून को खींचता है, उसे गहाव में धकेल देता है, लेकिन ये इस पर इतना दबाव डालेगा कि ये आंखों की छोटी शरेयानों से खून की छोटी छोटी नालियों की तरह फट कर निकलेगा और इसकी एक तेज धार आंखों से निकलेगी। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज है, और सिर्फ एक बार ही नहीं, ये इसे 2 या 3 मरतबा भी कर सकता है जरूरत के मुताबिक, वो भी बहुत छोटे से दौरानिये में। और फिर इसे अपने आप को संभालना पड़ता है। मुझे लगता है कि इसका हतमी दिफाही निज़ाम होता है, जो कि कोयोटीज और कुत्तों के लिए है, क्योंकि इसका जायका बहुत बुरा होता है। ये बहुत ही दिलचस्प रद्द-ए-अमल है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी आंखों की छोटी सी शरेयानों को फाड़ डालें तो ये मुंदमिल होने में बहुत वक्त लेंगी और इसके निशान भी रह जाएंगे।
और ये शायद उस मकाम से दोबारा कभी नहीं फटेंगी, मगर इन छोटे हॉन्टॉट्स के लिए ये इसको फाड़ सकती है अपनी तमाम जिंदगी भर, और ये फिर भी काम करती रहती है। ये बस इसके दिफाई निज़ाम का एक अमली नमूना है। क्या होता अगर ये हॉन्टॉट छिपकली सुस्त रवि से इर्तकाई अमल में से गुजरी हो, वक्तन फवक्तन, दर्जा बदर्जा, नजमन नजमन, और इसका ये दिफाई निज़ाम ना होता तो ये खाई जा चुकी होती, ये अब तक ख़त्म हो चुकी होती। मगर इसका दिफाई निज़ाम मौजूद है जो कि मुख्तलिफ इक़दामात में अमल करता है, तो और इसे इन तमाम इक़दामात की दिफाई निज़ाम में ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें से हर एक मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ सिचुएशंस में काम करता है, और वो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये छोटी छिपकलियाँ अक्सर कहीं फंस जाती होंगी। तो इसका इर्तिका कैसे हुआ होगा, जो कि बहुत कम इम्कान है इर्तिका का। हुआ भी हो तो आंखों में से वो खून फेंकने की काबिलियत कहाँ से आई है? दूसरे किसी जानवर में ये नहीं है। तो ये ऐसा है कि खुदा ने हत्ता के इन छोटे जानवरों में, सींग वाली छिपकलियों में निज़ाम बनाया, मरहलावार दिफाई इंतज़ाम किया उसके लिए, ताकि जब हम इसको देखें तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएं। जानते हैं क्या कि कोई खालिक है जिसने ये सब किया है, उसकी इस सब के पीछे एक नीयत है और कोई ख़ास मकसद भी है, और बगैर जहन की इर्तकायत में ये इरादा और ये तवक्को और ये मकसद कहाँ से आ गया? ये सींग वाली छिपकली किस तरह अपने खालिक को जलाल बख्श रही है? मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ इस तरह करती है कि वो जिंदा रहने के लिए बर्ताव करने के काबिल है कि इसे कैसे मालूम होता है कि वो क्या खा रहा है, ये खुद को कैसे बचाना जानता है। जब आपको लगता है कि ये थोड़ा सा सर्द खून वाला, रेंगने वाला जानवर है, लेकिन ये सब बातें जानता है, इसमें सब कुछ बहुत ही अक्ली और अमली तौर पर मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इसका वाहिद जवाब है हमारा एक मोहब्बत करने वाला खालिक है, जिसने ये सब हैरत अंगेज मखलूकात बनाई, जो कि कर सकता है बिल्कुल नायाब चीजें। तो ये ऐसा नहीं है कि ठीक है, इसने खून फेंकना इस जानवर से इर्तिका में ले लिया और दूसरी चीजें इस जानवर से नहीं। खुदा ने इस जानवर को बिल्कुल नायाब तरीके से बनाया। इसमें ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी और दूसरे रेंगने वाले जानवर में नहीं है। तो ठीक है, आप कहते हैं कि ओके, खुदा को जलाल दो, उसका शुक्र अदा करो। खुदा ताला देखे आपने क्या किया है। खुदावन जनाब यसुल मसीह, आपने इस छोटे से जानवर को अपनी ताकत और अजमत को जाहिर करने के लिए किस तरह से तैयार किया है। ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। किताब मुक़द्दस हमें बार बार बताती है कि तख्लीक आवाज़ों की हम आहंगी में इकट्ठी होती है, जो दुनिया को घेर लेती है और कायनात के दूर दराज किनारों से जमा होती है। खुदा के जलाल का ऐलान करती है, हर उस चीज का डिजाइनर और खालिक जो हम देखते हैं और नहीं देखते। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा।
खुदावन जनाब यसुल मसीह हमारे खुदावन और निजात दहिंदा खालिक खुदा ताला को जलाल इस वीडियो सीरीज में किया जाए। हम तमाम जलाल और अजमत उसको देते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।